अस्सलामुअलैकुम। ईद से पहले का आखिरी लेक्चर 82 स्टार्ट करते हैं कैफ वन का। आज हमने ये को थोड़ा बहुत काम करना है, बस ज़्यादा नहीं करेंगे। असल में बच्चे नहीं आए हुए ना, तो इसलिए हम थोड़ा काम करेंगे आज, ठीक है ना। उनके दुख के अंदर बस ये थोड़ा सा काम करेंगे। होमवर्क के अंदर MCQs अभी भी कंटिन्यूड हैं। किसी ने ट्राई किए हो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के MCQs? 2-3 हुए? 2-3 नहीं होने चाहिए थे, सारे हो गए। गुड, चलें चलें, कोई बात, इंशाल्लाह हो जाएंगे। जब हम मिलके करेंगे तो सारे ही हो जाएंगे। अच्छा चलें जी, पास पेपर 4 DFL ओपन करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, following information has been gathered by an analyst in respect of Dairy Foods Limited which specializes in dairy products। अब इनकी कुछ 4 को रेशियोज दी हुई हैं और वो 4 रेशियोज जो हैं वो 3 साल के कंपैरिजन में है, यानी 14-15-16 और इंडस्ट्री की एवरेज के साथ भी कंपेयर किया गया। ठीक है जी। अब इन द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स ऑफ DFL हैव क्लेम्ड दैट लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ कंपनी हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। उन्होंने दावा कर दिया है कि हमारी लिक्विडिटी बहुत बेहतर हुई है। हमें कहा गया है क्रिटिकली एनालाइज करो और डिस्कस करो कि आप इस क्लेम से एग्री करते हो या नहीं। हमने कहा चलें जी, कर लेते हैं एनालाइज। रेशोज तो निकालनी नहीं थी, जिसके नंबर आप सोच के गए थे कि मिलने हैं, आपको तो सिर्फ अब 4 नंबर मिलने हैं इस एनालिसिस के, इन कमेंट्स के। ठीक है जी। अच्छा जी, प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन 8 से 10, 10 से 11 बेहतरी आ रही है। लेकिन उन्होंने तो लिक्विडिटी की बात की है ना, तो लिक्विडिटी रेशो तो होती है करंट रेशो और क्विक रेशो ना, तो उनकी बात ही होगी। हाँ, अगर कहीं उनको हेल्प करने के लिए कोई बात करनी पड़ जाती है तो वो करने के लिए हम ये कह सकते हैं जी सेल, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है तो प्रॉबेबली सेल बढ़ रही होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद करंट रेशो 1.59 से 1.67 से 1.84 पे पहुंची है। इंडस्ट्री एवरेज से भी बेहतर हो गई है, लेकिन एट द सेम टाइम क्विक रेशो जो है वो स्टेडीली डिक्रीज हो रही है और इंडस्ट्री एवरेज से भी नीचे चली गई है। अब वो कह रहे हैं हमारी लिक्विडिटी बेहतर हो रही है, नज़र तो करंट रेशो से ऐसे ही आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम क्विक रेशो जो है वो कम होती जा रही है। तो आपको क्या लगता है क्या चक्कर होगा? करंट रेशो और क्विक रेशो के अंदर क्या फ़र्क होता है? करंट रेशो में करंट एसेट्स यूज़ करते हैं, क्विक रेशो में इन्वेंट्री के अलावा वाले करंट एसेट्स यूज़ करते हैं। इसका मतलब मेनली अगर देखा जाए तो इन दोनों रेशोज़ के अंदर इन्वेंट्रीज़ का फ़र्क होगा। अब अगर करंट रेशो बढ़ रही है और क्विक रेशो कम हो रही है तो यही लग रहा है कि इन्वेंट्रीज़ बढ़ रही हैं। तो हम ये कहेंगे कि जी इनकी करंट रेशो स्टेडीली इंक्रीज़ हो रही है ओवर द ईयर्स, इवन इंडस्ट्री से भी बेहतर हो गई है, लेकिन एट द सेम टाइम इनकी क्विक रेशो कम हो रही है, जो मे बी ये इंडिकेट कर रही है कि इनकी इन्वेंट्रीज जो हैं वो बढ़ रही हैं। अब सिर्फ इन्वेंट्रीज बढ़ना तो आपकी लिक्विडिटी को तो नहीं बढ़ा रहा, और एट द सेम टाइम इनकी बिजनेस की नेचर देखें ना तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी, ये लॉक किया हुआ आपने, ओपन करने का लॉक करो, बच्चा आगे पता नहीं वहाँ से घूमा हो, पहले हैं कोई नहीं, फिर जो आ रहे हैं उनके आगे लॉक ना करें ना, नहीं खुला है। ठीक जी। और फिर ये डेयरी बिजनेस है, तो डेयरी बिजनेस के लिए तो भाई पेरिशेबल गुड्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए तो वैसे ही इन्वेंट्रीज़ का बढ़ना को मुनासिब नहीं है, तो उनके लिए ख़तरा है कि इन्वेंट्रीज़ बढ़ने से उन्हें लॉस ना हो जाए। फिर एट द सेम टाइम अगर आप वैसे 3 नंबर के लिए इतना काफ़ी है,
लेकिन अगर इससे मज़ीद बढ़ाना चाहें बात को तो आप यूँ कह सकते हैं कि आपके क्रेडिटर डेज जो हैं खैर वो सेम ही है, कोई इतना फ़र्क पड़ा नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल में इतनी बातें काफ़ी हैं अगर हम ये लिख दें तो। ये मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ, ठीक है। मोर और लेस ऐसी बातें आपने भी लिख ली होंगी। करंट रेशियो हैज़ इंक्रीज्ड स्टेडीली ओवर द ईयर्स एंड नाउ इट इज़ इवन बेटर देन इंडस्ट्री। ये पिछली क्लास में मैं जैसे आपके क्लास में बोला ना, ऐसे पिछली क्लास में बोला और फिर साथ ही मैंने लिख भी दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। करंट रेशियो हैज़ इंक्रीज स्टेडीली ओवर ईयर्स एंड नाउ इट इज़ इवन बेटर देन इंडस्ट्री, बट एट द सेम टाइम क्विक रेशियो हैज़ डिक्लाइंड एंड इट इज़ इवन लोअर देन इंडस्ट्री एवरेज. दिस इंक्रीज इन करंट रेशियो इज मे बी ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेंट्री ओनली. मे के साथ मैंने बात इसलिए की, मेरे सामने तो बैलेंस शीट नहीं पड़ी हुई कि मैं उसको देख के कहूँ, ठीक है. अब ड्यू टू बिजनेस नेचर ऑफ DFL इंक्रीज इन इन्वेंट्री मे रिजल्ट इन लॉसेस. बेस्ड ऑन अबव डिस्कशंस आई डू नॉट एग्री विद, पहले मैंने यहाँ पे लिखा पिछली क्लास में वी डू नॉट एग्री, फिर मैंने साथ ही वी को काट के आई कर दिया. मैंने कहा बच्चे में एग्जामिनर समझेगा 4-5 बच्चे मिल गए ये डिसाइड. आई डू नॉट एग्री विद द क्लेम ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है जी, इसकी पिक्चर लेना चाहें तो ले लें, वैसे आंसर मोर और लेस ऐसा ही लिखा होगा, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये आ गया जनाब पास पेपर 4A. मैं तो यूँ चाहता हूँ कि हर सवाल हम डिस्कस करें इस तरह से, लेकिन उसके लिए आप लिखेंगे तो अच्छा. इंक्रीज़ और डिक्रीज़ रेशोज़ के अंदर चलें वो बात करते हैं, इसको पहले पूरा कर लें जी. चलें आगे. अच्छा जी, उसके बाद ना जी चलें सारा ही मिटा के दोबारा लिख लेते हैं. अगला पार्ट जो था 12 नंबर का, उसमें इसने कहा कि जी आप ना सिर्फ ये कि कैलकुलेट करें, बल्कि क्या करें, एनालाइज करें. तो अच्छा आप कहोगे फिर कैलकुलेट नहीं करते, उसने रेशियोज कैलकुलेट करके दी नहीं हुई, तो एनालाइज करने के लिए कैलकुलेशन फिर भी ज़रूरी है. ठीक है, कहता है जी एनालाइज करें प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल रेशियोज. अब प्रॉफिटेबिलिटी में तो हमने पढ़ी थी 10 रेशियोज, 4 वर्किंग कैपिटल की हैं, 2 लिक्विडिटी की हैं, तो ये कितनी हो गई 16. अब 16 रेशियोज और 2 कंपनीज़ के लिए करें तो मतलब 32 रेशियोज कैलकुलेट कर लें, फिर उनको एनालाइज भी करें बैठ के, बस फिर एक सवाल करके पर्चे में घर आ जाएंगे, अगली बार फिर बाकी पर्चे देने चले जाएंगे. क्या ख्याल है? तो ध्यान से देखना पड़ेगा. अब जब उसने जस्ट कह दिया प्रॉफिटेबिलिटी, तो मेरे बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आपने पहली 6 रेशियोज़ की जगह सिर्फ 2 करनी है. एक GP रेशो और दूसरी नेट प्रॉफिट रेशो. PBIT का फरमाइशी प्रोग्राम हो तो मैंने कहा था फिर करना है, वरना PBIT ओवर सेल रेशो ना निकालो. ठीक है. और GP और नेट प्रॉफिट रेशो की खूबसूरती ये है कि ये एक्सपेंसेस को भी साथ ही डिस्कस कर जाती हैं. ठीक है, जैसे हम इन दोनों कंपनीज की GP और नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करेंगे तो उसके करने के बाद हमने क्या कहेंगे कि जी GP लेट से A और B के GP जो है उसमें A का GP ज़्यादा है B से, लेकिन नेट प्रॉफिट पे जाते हुए शायद A का नेट प्रॉफिट कम हो जाए B से. तो एक मिसाल के तौर पे हम ये बता दिया GP नेट प्रॉफिट कितना है, दूसरा ये बता दिया कि GP से नेट प्रॉफिट पे आते हुए एक्सपेंसेस किसने अच्छे मैनेज किए हैं, वो एक्सपेंसेस भी इसी के अंदर ही कवर हो जाते हैं. बात समझ आ रही है? तो ये हमने ऐसे बात लिखी थी ना, तो हम 2 ऊपर कंपनीज आ रही हैं, तो जिसकी बेटर होगी हम कहेंगे कि जी कंपनी A की GP और नेट प्रॉफिट बेटर है कंपनी B से, या कंपनी A की GP ज़्यादा बेहतर है कंपनी B की नेट प्रॉफिट. उसके बाद हम साथ ही कहेंगे GP रेशो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को देख रही है, इतनी होनी चाहिए कि वो कवर कर सके एक्सपेंसेस को, जो कि नज़र भी आ रहा है. और अगर इस तरह का मामला हो कि GP अगर ज़्यादा है और नेट प्रॉफिट रेशो कम हो गया, तो मतलब एक्सपेंसेस किसी एक के ज़्यादा हैं. मिसाल के तौर पे A का GP रेशो ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट कम है, और B की GP रेशो कम है लेकिन नेट प्रॉफिट बेहतर हो गई है, तो इसका मतलब B कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ज़्यादा अच्छा मैनेज किया है. अब मैंने 2 रेशोज़ की बात ही की है, इसके अंदर प्रॉफिट्स की बात भी कर गया हूँ, इसके अंदर एक्सपेंसेस की बात भी कर गया हूँ. ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो सिर्फ अगर कह दे तो प्रॉफिटेबिलिटी, वो अगर कहे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ निकालो तो सिर्फ ये 2 रेशोज़. डन हो गया. उसके बाद ये तो हो गई हमारी पहली 6, जिनमें से हमने 2 में कवरिंग कर ली. इसके अलावा भी 4 रेशोज़ थे. एक
एसेट टर्नओवर रेशो थी, फिर 3 इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। अब एसेट टर्नओवर सेल्स वो भी जाहिर सी बात है हायर प्रॉफिट हायर, तो प्रॉफिट वाली हमने ये बता दी हैं, उनकी बजाय बाकी 3 में से कोई ऐसी 2 कर दो जो तीनों को कवर कर जाए, तो वो मेरे ख्याल से तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी भी आ जाती है, डेट भी आ जाता है, और रिटर्न ऑन एसेट ये भी जो है वो एक और तरह से देखने की ही बात है बस, ठीक है, कि आपने एक और एंगल से भी देख लिया चीज़ों को। तो अगर सिर्फ वो कह दे कि आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालो तो इन 4 से गुजारा चल जाता है। ओके डन। लिक्विडिटी रेशियोज तो हमारी वैसे ही कितनी है, तो ये 1 2, अब देखो ना, और करना फिर भी क्विकली है, और लंबी चौड़ी कहानियाँ फिर भी नहीं लिख सकते, अभी भी काफ़ी सारी रेशियोज कैलकुलेट करनी है। 4 ये हो गई, 2 ये हो गई, 6, 4 ये हो गई, 10 से इंटू 2 20 रेशियोज कैलकुलेट करनी है। टोटल नंबर इसके कितने हैं? 12 इंटू 1.8 करो ज़रा। अच्छा 21 मिनट है, आपने इसमें कितनी रेशियोज निकालनी है? 20, यानी एक रेशियो निकालने के लिए 1 मिनट भी नहीं है आपके पास, तो देर लगती भी नहीं है। और वैसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पर कितनी रेशियोज आएंगी लिक्विडिटी की? 2 आएंगी ना, करंट रेशो और क्विक रेशो। अब आपने ये नहीं करना पर्चे के अंदर कि आप करंट रेशो निकालने लगो, तो आप बस ये लिखोगे करंट रेशो लिखोगे, और करंट एसेट्स उठाओगे, करंट लायबिलिटीज उठाओगे, और बस वहाँ पे अंग्रेज़ी लिखने का टाइम ज़ाया नहीं करना। आपने डेटर डेज निकालने हैं, वर्किंग कैपिटल रेशो आ गई, डेटर डेज निकालने हैं, तो आपने एवरेज डेटर पे अंग्रेजी नहीं लिखनी, बस डायरेक्ट फिगर कैलकुलेटर पे करते जाओ, एवरेज करते जाओ, लिखते जाओ, फटाफट करना, ठीक है। ओके अच्छा, करंट और क्विक रेशो ये 2 लिक्विडिटी रेशोज हैं, ये दोनों क्या बताती हैं? टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी, कंपनी के पास कितने करंट या क्विक एसेट्स, ठीक है। अब चलो ये सवाल के अंदर ही जाके फिर इसको इंटरप्रेट भी करते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशोज ये हैं 4, ठीक है। पहली डेटर डेज, फिर इन्वेंट्री डेज, क्रेडिटर डेज, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन वर्किंग कैपिटल साइकिल या कैश ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। अब कैलकुलेशन मैं नहीं करता, ठीक है, मैं सिर्फ इस डाटा को सामने रख लेता हूँ। ये 10 रेशोज हमने निकालनी है, और रेशो वहाँ से आंसर देखते जाएंगे, और फिर उन्हीं का ही आंसर पढ़ते भी जाएंगे। अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिर चेंज खुद कर लेंगे, ठीक है। कौन आगे निकलेंगे? कौन सा सवाल है? पेज नंबर भी बता दे। बच्चों इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मारे जाओगे, इसकी प्रैक्टिस करो प्लीज़, जितना हो सके लिखा करो, इसको कम से कम लिखना है, मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ। अच्छा जी, अब सवाल को भी सामने रखना है, सिर्फ इस डाटा को रख के भी मैं 1-2 बातें बताता जाऊंगा, और सवाल को भी देख लेंगे, ठीक है। ए लिमिटेड की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 9, नेट प्रॉफिट 9 है, और बी की 10 है। ग्रॉस प्रॉफिट ए की 16 है और बी की 18 है। तो खैर कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और फिर ये 18 से 10 पे जा रहा है, ये 16 से 9 पे जा रहा है। शायद थोड़ा सा ये नज़र आ जाए कि ए जो है वो कुछ बेटर परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अपने कर रहा है, लेकिन कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है कि हम इसको भी हाईलाइट कर सकें। सिंपल सी बात है, हम ये कहेंगे कि ए की जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशियो है, बी की जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशियो है वो ए से स्लाइटली बेटर है। हमें इंडस्ट्री का डाटा तो दिया नहीं गया कि हम उसके बारे में भी बताएं, ठीक है। अगली बात, लेकिन आप अगर गौर करें
तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ए ने अखीर कर दी, मतलब इनका कैपिटल एम्प्लॉयड कम है और फिर भी ये प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हैं। इन्होंने पैसे ज़्यादा डाले हुए हैं बिजनेस में, कमा ये भी तकरीबन उतनी परसेंट ही प्रॉफिट रहे हैं। ऊपर देख लें, ये लोग 51,000 इस्तेमाल करके 16% जीपी कमा रहे हैं मिसाल के तौर पे, और ये लोग कुछ लाख से भी ऊपर चले गए हैं और कमा ये भी कोई 18% ही नहीं। तो बेहतर कौन मैनेज कर रहा है अपनी इक्विटी को? ये ज़्यादा बेहतर इक्विटी को, सॉरी कह रहा हूँ, अपनी इन्वेस्टेड फंड्स को, टोटल फंड्स जो बिजनेस में इन्वेस्टेड हैं उनको कौन बेटर मैनेज कर रहा है? एफिशिएंटली मैनेज तो ये कर रहा है ना कि कम पैसे इसमें लगे हुए हैं लोगों के, ओनर्स के और बैंकों के, और ये कमा ज़्यादा रहे हैं। एक बात नज़र आई, ठीक है। फिर यही नहीं, अगर बैलेंस शीट पे गौर करें ना तो उसमें भी कुछ बातें पड़ी हुई हैं। क्या? ए के पास लोन है ही नहीं, जबकि आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड होता है इक्विटी प्लस डेट। इनके पास अच्छा खासा लोन पड़ा, लेकिन एट द सेम टाइम देखा जाए तो ये बी के पास बहुत सारा कैश भी पड़ा है। अब मेरे ख्याल में तो लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करने से बेहतर है ये फारिग पड़े हुए कैश से वो लोन पे कर दो और जान छुड़ा लो अपनी इस इंटरेस्ट से जो इतनी हैवी कॉस्ट आ रही है आपको। बी का इंटरेस्ट भी चेक करो। तो ये तीन चीज़ें एक साथ हमें नज़र में पड़ी, तो हम ये बात भी उन्हें कह देते हैं, ठीक है, कि बी जो है उसने लॉन्ग टर्म डेट्स ले रखे हैं, हालांकि उसके पास सरप्लस कैश पड़ा है, तो अगर वो उसको यूज़ करके इस लोन को पे कर देते हैं तो एक तो उनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाली रेशो भी बहुत बेहतर हो जाएगी, और दूसरा उनको बहुत सारी इंटरेस्ट सेविंग मिलेगी, यानी कि डुअल इम्पैक्ट पड़ेगा ना, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो जो है उसमें हम क्या लेते हैं? पीबीआईटी लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं, और डिवाइड करते हैं उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, बोलो, और इधर न्यूमिनेटर बढ़ जाएगा उल्टा, यहाँ से इंटरेस्ट सेविंग आएगी, तो ये तो बहुत ऊपर चली जाएगी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसकी, ठीक है। तो हमने ये कहना था जीपी और नेट प्रॉफिट रेशियोज तो तकरीबन एक जैसी ही हैं, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो एक ही बहुत बेहतर है, ठीक है। इसके साथ ये लाइन ज़रूर लिख देनी है हमने कि विच मीन्स ए इज़ मैनेजिंग इज फंड्स मोर एफिशिएंटली, लेकिन साथ ही अगली बात भी करो जो एविडेंट है, आगे लिख दो, मोर ओवर एज एविडेंट फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ बी इट हैज़ obtained a long term loan, ठीक है, and at the same time it has surplus cash available which can be used to pay off this loan, that would result in decreased denominator return on capital employed and also some interest saving which will improve return on capital employed of B, ठीक है। और रिटर्न ऑन एसेट क्या है जी? बराबर सराबर ही है, रिटर्न ऑन एसेट तकरीबन बराबर सराबर ही। अब ये बातें देखो इकट्ठी करके इन्होंने भी की हुई हैं और हमने भी ऐसे ही करना है। जब उसने कहा प्रॉफिटेबिलिटी वर्किंग कैपिटल इस तरह से करो, तो हम अलग अलग रेशो को पकड़ के नहीं पिटाई शुरू कर देंगे, इतना टाइम तो है ही नहीं। अभी तो आपको बताया कि 20 रेशोज आप कैलकुलेट करके आ रहे हैं, तो 20 रेशोज बहुत भी स्पीड मार के आप कर लें, अच्छा याद होता है बंदे को, डाटा भी मिल जाता है, तो 20 रेशोज कैलकुलेट करते हुए 10-12 मिनट तो लग ही चुके होने हैं। अब अंग्रेजियाँ लिखने के लिए सोचना ही पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम है उसमें, बस जल्दी लिखो, ठीक है। तो जीपी company's gross profit and net profit ratio is slightly higher. Company B's gross profit and net profit ratio is slightly higher as compared to A. The difference is not significant and maybe on account of higher level of sales resulting in lesser fixed cost per unit. कहता है जी वो चूँकि बड़ी कंपनी है, जाहिर सी बात है सेल्स का वॉल्यूम तो इसका ज़्यादा है ना। देखो ये 220 पे सेल्स चल रही है इसकी मिलियन में और इसकी 161 पे, तो आपको पता है जब ज़्यादा यूनिट्स बिकते हैं तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलती है, जो फिक्स कॉस्ट होती हैं पर यूनिट पे कम हो जाती हैं, तो शायद इस वजह से थोड़ा सा फ़ायदा उनको मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क है नहीं, बाहर वो कह रहे हैं। लेकिन कंपनी एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन एसेट आर बेटर देन कंपनी बी बिकॉज बी हैज़ एक्यूमुलेटेड लार्ज बैलेंस ऑफ कैश डिस्पाइट ऑफ अवेलिंग लॉन्ग टर्म लोन। ज़रा मुश्किल वाली अंग्रेजी है, मैंने आपको आसान वाली बता दी, ऐसे लिखना, ये प्रैक्टिस से ही आएगी बार बात, ठीक है। Had company B had used its cash balance to pay off long term, it would have both of these ratios better than company A. ठीक है, हमने इंटरेस्ट की भी बात कर ली, कोई मसला नहीं, अच्छा है, एक लफ्ज़ ज़्यादा ही बोला है, लेकिन देखो लिखा हमने भी कम थोड़ा ही था। मैंने भी यही बात कही आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशियोज तकरीबन सेम ही है,
तो उन्होंने ये कह दिया कि बी की स्लाइटली बेटर है लेकिन कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। हाउएवर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ए इज फार बेटर देन बी, ठीक है, विच मीन्स ए इज मैनेजिंग इट फंड्स मोर एफिशिएंटली। मोर ओवर एज एविडेंट फ्रॉम बैलेंस शीट बी हैज़ ऑब्टेन्ड अ या accumulated, ये तो उन्होंने कैश पहले कहा ना मैंने, बी हैज़ ऑब्टेन्ड अ लॉन्ग टर्म लोन एट द सेम टाइम इट हैज़ सरप्लस कैश अवेलेबल which can be used to pay off this loan, so that interest saving can also be obtained and the ratio will also improve as the capital employed denominator जो है will decrease। यही बात हमने भी कर दी, ठीक है। तो अपने अल्फाज में बात करनी, कोई मसला ही नहीं है, ओके, ठीक है। ओके, लिक्विडिटी रेशियोज, बी माशाल्लाह माशाल्लाह 2.12, ए 1.36, to pay ₹1 current liability you have only 1.36 current assets। क्विक रेशो, हाँ माशाल्लाह ठीक है, एक की एबिलिटी ही नहीं है क्विक एसेट्स से अपनी करंट लाइबिलिटीज पूरी पे कर सके। ₹1 करंट लाइबिलिटी पे करने के लिए क्विक एसेट्स में पूरा ₹1 भी नहीं पड़ा इनके पास। खैर ये तो आइसोलेशन में मैंने सिर्फ इन रेशियोज़ को देखा, अभी तो मैं बैलेंस शीट को भी जाके देखूँ, क्योंकि बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट दे देता है ना जब, तो और भी चीज़ें हमने देखनी होती हैं जो एविडेंट होती हैं, नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। करंट रेशो बी की बेटर है ए से, हम क्या कहेंगे जी, टू पे ₹1 करंट लाइबिलिटी बी हैज़ 2.12 करंट एसेट्स अवेलेबल एज कम्पेयर टू ₹1.36 ऑफ कंपनी बी। अलग अलग लाइनें नहीं लिखते रहना बैठ के लंबी लंबी, पहले आप यूँ लिखो, current ratio tells that to pay ₹1 current liability how many current assets rupees are available, company B has 2.12 cash available, current assets available to pay off ₹1 current liability, which means after paying ₹1 current liability it still has 1.12 current assets available। फिर फुल स्टॉप के बाद ए के बारे में यही बात शुरू हो गई, कंपनी ए हैज़ 1.36 current assets available to pay ₹1 current liability which means after paying 1, इनके नंबर नहीं मिलते, उन्होंने गिट्ठों से नाप के नंबर नहीं देने, लेकिन ये आपका पर्चा फेल करा देगी बात। अब ये इतनी देर से मैं जो बोल रहा था ये सिर्फ एक जुमले की मार थी, और वो जुमला क्या है, टू पे ₹1 करंट लाइबिलिटी कंपनी बी हैज़ ₹2.12 करंट एसेट्स अवेलेबल एज कंपेयर टू ₹1.36 ऑफ कंपनी ए, देयरफॉर कंपनी बी हैज़ बेटर करंट रेशियो। ये एक जुमले के अंदर हमने वो 4-5, वो ना खामखा मैं बीए का पर्चा दे रहे हो, ज़्यादा जितना लिख लिया 10 लाइनें को, या 10 को 20 करो बस, या 2 के 4 सफ़े करके आना है बस तुमने, ये बस जितनी बात है ना बस इसी को, ये हेडिंग याद कर लो बस इसी को। ऐसा नहीं है भाई, बस कम से कम लिखो, टू द पॉइंट बात लिखो, बात समझ आ गई। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ इन रेशियोज़ को देख के बता दिया। आगे हम कहेंगे टू पे ₹1 करंट लाइबिलिटी कंपनी बी हैज़ 1.75 करंट एसेट्स क्विक एसेट्स अवेलेबल, हाउएवर कंपनी ए इज़ नॉट एबल टू पे इट्स करंट लाइबिलिटी आउट ऑफ क्विक एसेट्स फुली, पूरी तरह से नहीं पे कर, ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ रेशियोज़ को देख के आइसोलेशन में बात की, लेकिन जब हम यहाँ पे आए, बी साहब जो बड़ी बढ़के मार रहे हैं करंट एसेट्स की, चेक तो करें ज़रा, ये हैं करंट एसेट्स, ऐसा ही है ना, और बोलो ठीक है, स्टॉक तो सेम ही आ रहा है, डेटर्स बड़े हायर हैं, मतलब भाईजान लगता है आपने बहुत ढीला हाथ रखा हुआ डेटर्स पे, शायद सेल्स बढ़ाने के लिए, आप सेल्स भी ज़्यादा है ना इनकी, आपकी पॉलिसी लीनियंट है, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर वैसे अनरीजनेबली हाई हो तो 3 चीज़ें बताई थी आपको कि वो क्या हो सकता है, ज़्यादा डेटर्स पड़े हैं जो नहीं रिकवर हो रहे, इन्वेंट्री पड़ी है बिक नहीं पा रही है, कैश पड़ा है कहीं और इन्वेस्ट करो, या ऐसी कोई लाइबिलिटी पे कर दो, वेला पड़ा हुआ है कैश भी तो वो पे करो, इंटरेस्ट बचाओ, इसका कोई फ़ायदा नहीं इधर पड़ा हुआ है, लेकिन उधर पेमेंट कर देंगे तो इंटरेस्ट, ऐसे ये मैंने बताया था कुछ। लेकिन अनयूजुअली हाई नहीं भी है ना, तब भी ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। जैसे करंट रेशो अच्छी आ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको नज़र आ रहा है यार इसमें तो डेटर्स ही ज़्यादा हैं, बाकी साहब में देखें डेटर्स ही ज़्यादा हैं, तो साथ ही एक छोटी सी लाइन लिख दो कि डेटर्स ज़्यादा हैं तो रिस्क है इररिकवरेबिलिटी का, बैड डेट्स का, या आप एफिशिएंट नहीं है कलेक्शन ऑफ डेटर्स में, ठीक है, और सही है ना, कह सकते हो।
इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा पड़ी है, आप क्या कहोगे, करंट रेशो तो बेहतर है लेकिन इसमें मुझे इन्वेंट्री बड़ी, इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है, बस ठीक है, नॉर्मल है, दोनों की ऐसे ही है, ठीक है। टोटल करंट एसेट्स में से ये कितना को परसेंट होगा, 20% भी नहीं है, तो ठीक है, इन्वेंट्री इतनी नहीं है। लेकिन अगर ये ज़्यादा होती तो आप क्या कहते, करंट रेशो तो बेहतर है लेकिन इन्वेंट्री देखो कितनी भरी पड़ी है, मतलब रिस्क है कहीं ये ऑब्सोलीट ना हो जाए, इन्वेंट्री बिक नहीं रही मुझे लग रहा है, ठीक है। और अगर सिर्फ कैश रह जाए तो कैश के बारे में भी ये बात कर सकते हैं। तो ये 3 बातें जो की थी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो भाईजान मुझे तो शक पड़ रहा है कि इनके डेटर्स जो हैं वो काफ़ी हैं एज़ कम्पेयर टू ए, मतलब शायद इन्होंने लीनियर पॉलिसी रखी हुई है या शायद ये मतलब एफिशिएंट नहीं है कलेक्शन में, ठीक है। और इतने हाई डेटर्स होने पर रिस्क भी है बैड डेट होने का। मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे हैं लेकिन ये काम करके ही आगे जाएंगे, कोल लिमिटेड वाला सवाल बाद में ही करना है, पहले ये करके ही आगे चलेंगे, ठीक है ना। जल्दी से देख लें बस इसको, ठीक है। तो ये ही है जनाब करंट एसेट्स और करंट रेशो और क्विक रेशो। तो कंपनी बी हैज़ बेटर करंट एंड क्विक रेशो, however it appears that these ratios are better than company A due to substantially high amount of trade debts. It also represents risk that trade debts may be recoverable. Moreover, it may be indicative of inefficient debt collection. ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, ऐसी ही कुछ बातें हमने भी की, ठीक है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल रेशियोज, 73 दिन भी लेता है डेटर से रिकवर करने में, नज़र भी आ रहा था बैलेंस शीट में डेटर्स जिसके ज़्यादा हैं, मतलब उसी ने ही हाथ हल्का रखा हुआ है ना, जिनकी डेटर्स कम है वो डेटर्स को ही छोड़ते, मतलब कैश ले लेते हैं जल्दी, नज़र आ रहा है आपको डेज। ये क्रॉस कमेंट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर, अच्छा इनका इन्वेंट्री टर्नओवर कम है, डेटर ज़्यादा है, मतलब डेटर टर्नओवर लिखना है, डेटर डेज इनके ज़्यादा हैं तो डेटर टर्नओवर इनका कम होगा। और बोलो ये 161600 डिवाइडेड बाय 24,740 करो ना, देखो आपने टर्नओवर साथ बता देना है, आपने ये नहीं इंतजार करना कि वो कहेगा टर्नओवर तो कहूँगा, आपने ये रेशो सामने कैलकुलेट की हुई है नहीं की हुई है, बोलो की हुई है नहीं की हुई है, बस कैलकुलेटर के ऊपर इसी को उल्टाना है। वो मैंने इसको कितना 6.6 और इसका बी का 5 टाइम, ठीक है। मतलब इसके डेटर्स कम दफ़ा कैश देते हैं। अच्छा इन्वेंट्री डेज आपके सामने है, इन्वेंट्री टर्नओवर बताओ, सिर्फ इसको रेशो को उल्टाना है कैलकुलेटर के ऊपर और कुछ भी नहीं करना, जल्दी बताओ। 6.2 और 11 किसका क्या है डिनोमिनेटर, अच्छा तो आंसर पे तो असर नहीं पड़ा होगा, आंसर तो ठीक होगा। और चलें जी, कितना है 118,520, बड़ी मेहरबानी जी। चलें अच्छा, अब इसलिए क्या था जी, इसका कितने टाइम्स था, इसका कितने टाइम्स था जी, नहीं ये इसका कितने टाइम्स था, ए का इन्वेंट्री टर्नओवर कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, बस ठीक है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ओके 9 है। अच्छा अब मैं ये बताना चाह रहा था आपको, असल में तो मैं ये बताना चाह रहा था लेकिन आप लोगों ने रेशियोज कैलकुलेट करते हुए इतनी देर लगा दी, हालांकि कैलकुलेटर भी साथ ही कर देना होता है। देखो भाई एक बंदे के डेटर डेज ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब डेटर टर्नओवर कम है, और एट द सेम टाइम उस बंदे का इन्वेंट्री टर्नओवर ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। आपको बचपन में उस्तादों ने बैड डॉल्फिन डेट जब पढ़ाया होगा टॉपिक, तो उन्होंने क्या कहा होगा, सबसे पहले बच्चों बताओ सेल्स जो हैं वो क्रेडिट पे करने से क्या फ़ायदा होता है, तो आपने खुद ही कहा होगा कि सेल्स बढ़ जाती है, यानी कि अगर कोई बंदा उधार ऑफर करे तो उसके पास कस्टमर ज़्यादा जाते हैं, और जो जितना लंबा उधार देगा उतने कस्टमर ज़्यादा जाएंगे। तो डेटर डेज ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो इन्वेंट्री ज़्यादा बिक रही है, ये भी तो एक बात है, ठीक है ना।
तो वो ऊपर जो हम बात करके आए थे कि उनके डेटर्स बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये बात की हुई है। इधर देखो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स डेज, जाके देखो कि डेटर्स बढ़ गए हैं। हमारे डेटर, बी के डेटर 73 हैं, क्यों? ताकि वो शायद वो इसलिए इनको बढ़ा रहे हैं, शायद वो यहाँ पर उन्होंने लिखा, मैं कह रहा हूँ शायद वो ये इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि वो लीनियंट पॉलिसी रखी हुई है उन्होंने 4-4, 5-5 महीने के उधार के ऊपर चीज़ें उठवा दी हैं, इसी वजह से उनकी इन्वेंट्री ज़्यादा बिकी है, सेल्स बढ़ गई है। लेकिन अगर उन्होंने ये स्टेप लिया है तो एट द सेम टाइम रिस्क क्या है, इरिकवरेबिलिटी तो हो ही जाती है ना, फिर लंबे उधार दोगे तो बैड डेट भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉक टर्नओवर ऑफ कंपनी बी इज बेटर देन कंपनी ए, बी इज टर्निंग ओवर स्टॉक 9 टाइम्स। अच्छा देखो टाइम्स वाली बात नीचे कर दी उन्होंने, हालांकि ऊपर डेज निकाले हुए थे, तो ये साथ ही निकाल लिया करो, साथ छोटा सा लिख लिया। कंपनी ए इज मोर एफिशिएंटली कलेक्टिंग डेट्स, दिस कुड ऑल्सो बी ड्यू टू द फैक्ट दैट कंपनी बी इज फॉलोइंग अ लीनियंट पॉलिसी टू अट्रैक्ट मोर रेवेन्यू, वही बातें, ठीक है। द फैक्ट इज ऑल्सो सपोर्टेड फ्रॉम हायर स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑफ बी, कंपनी ए हैव अवेल्ड बेटर क्रेडिट फैसिलिटीज़, ठीक है। ये कुछ रीजंस लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने होमवर्क में दिया है ना आपको आज, इस तरह से बस लिखना है, प्रैक्टिस होनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो होमवर्क में दिया है, इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इनफैक्ट 5 नहीं 6 दिया आपको, मैंने एक ख़त्म किया था इन दोनों में से। क्या कहता है वो कहता है जी बूम लिमिटेड कि ये इनकम स्टेटमेंट है, ये बैलेंस शीट है, और ये इंडस्ट्री की कुछ रेशोज उन्होंने निकाल के दे दी, ठीक है। अब नीचे रिक्वायरमेंट पढ़ो तो कहता है बीएल की भी यही वाली रेशोज निकालो, इक्विवेलेंट रेशोज। और अगली बात, फॉर ईच रेशो गिव वन पॉसिबल रीजन फॉर वेरिएशन। जीपी रेशो कम है इंडस्ट्री से, क्यों है जी कम आपकी? जी हो सकता है इंडस्ट्री वालों को मटेरियल सस्ता मिल रहा हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही हो, उनकी कॉस्ट ऑफ सेल कम हो, हमारी ज़्यादा। समझ आ रही बात की, ठीक है। ये क्या है, ये डिफरेंस का एक रीज़न है। डेटर डेज हमारे ज़्यादा आ रहे हैं जी, हो सकता है सेल बढ़ाने के लिए हमने दिन ज़्यादा दे दिए हों, या हम कलेक्ट ना कर पा रहे हों, ये रीजंस होती हैं। तो ये सोल्यूशन के अंदर आई के अपने 4-4, 5-5 रीजंस दी हुई हैं, आपने एक एक उनमें से पढ़नी है। मैंने एक सफ़ा भी बनाया हुआ है जिसके अंदर पॉसिबल रीजंस ऑफ वेरिएशंस हैं लिखे हुए, लेकिन अभी नहीं दिया मैंने क्योंकि फिर बच्चे एफर्ट नहीं करते। लेकिन मैं चाह रहा हूँ उसके अंदर मैं अब ये दूसरी चीज़ें भी जो पीछे लिखवाई थी ना, वो भी किसी टाइम अगर टाइम मिल जाए तो वो उसमें ऐड कर दूँ, ऐड करके वो एक सफ़ा ही 3-4 सफ़ों का एक बस नोट्स का वो बन जाए पार्ट, जिसमें आपकी ये मोटी मोटी चीज़ें आपकी ईजिली रिवाइज हो जाएगी। तो रीजंस की डिफरेंसेस वाला सफ़ा मेरे पास है, बना हुआ है, वो तो मैं दे ही दूंगा, दूसरा ऐड करूँ कुछ ना करूँ वो तो बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, आपको बहरहाल ये सवाल मैंने होमवर्क में दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये भी ऐड किया है। आखिरी बात रेशोज में से सुन लें, उसके बाद फिर पहले प्रॉब्लम सुने ना, फिर आखिरी बात समझ में आएगी। इस दफ़ा भी ऐसा ही सवाल आया है, इस दफ़ा भी आई कैप की रिसेंट टाइम में ऐसा ही सवाल आया है, जैसे कि अब बात करने लगो। सवाल पढ़ें जी, पेज नंबर 818 पे आ जाए। लास्ट टाइम भी ये किया था, इस दफ़ा भी कर लेंगे हम। लास्ट टाइम बच्चों ने अगर सीरियस, ये एंड पे जाकर रेशियो एंड पे होता है ना, इसीलिए तो स्टार्ट में ले आया ज़रा, वैसे ही बच्चे पे लिफ्ट नहीं कराते, बड़ा आसान है। जैसे आपको पता लग रहा था कि रेशियो बहुत आसान है, लेकिन आप पास्ट पेपर की डिस्कशन में गए हो तो लग रहा है पता कि नहीं यार ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है ये टॉपिक, तो इसीलिए हमने इसको लंबा फैला लिया। साथ आइए अब आज आई सेट का भी सवाल शुरू कर देंगे, आराम से वो करेंगे। अब आई सेट भी अब रिलैक्स ही हो रहा है क्योंकि वो अच्छा जी, एपीवैक लिमिटेड एक सवाल है, 818 नंबर सफ़े पे है, और इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें। पहले सवाल पढ़ें। एपीवैक इज कंसिडरिंग टू टेक सम ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ड्यूरिंग लास्ट वीक इन ऑर्डर टू शो बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कहता है जी कुछ स्टेप्स वो लेने का सोच रहे हैं। क्या 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 करना चाह रहे हैं? कहते हैं जी पे ऑफ कर दें मेजर सप्लायर को बैंक से लोन लेकर, और उसने जो क्रेडिटर को पैसे देने हैं, लोन लें बैंक से, क्रेडिटर को पैसे दे दें। अब पागल हैं क्या ये कर रहे हैं? हाँ जी, उसने डिस्काउंट ऑफर लगाई हुई है सेटलमेंट पे। आप बीएफडी के अंदर जाके पढ़ेंगे, एमएसए में पता नहीं पढ़ते हैं या नहीं, बीएफडी में तो बहरहाल पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर ये डिसीजन मेकिंग होती है कि आपने क्या किया जी, आपका एक 100 रुपये का क्रेडिटर है, 100 रुपये का क्या है क्रेडिटर। आपने कहा कि
भाईजान उसने ऑफ़र लगाई, उसने कहा भाईजान आ जाओ, अभी आओगे तो 80 रुपये ले लूँगा और 20 माफ़। अब हमने सोचा कि अगर आज हम पे करते हैं तो पैसे तो लेंगे बैंक से जाके, तो बैंक से पैसे लेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो पे करना है वो कितना है। अब ये डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। अगर तो बैंक से लोन लेके इंटरेस्ट देना है वो 10 बनता है और क्रेडिटर को जल्दी पेमेंट करें और उस पर बचत हो रही है 20 रुपये की, तो हम कहते हैं यार इंक्रीमेंटल 10 का फ़ायदा ही है, चलो लोन पकड़ो और क्रेडिटर को फारिग कर दो। और अगर क्रेडिटर 20 रुपये छोड़ रहा है लेकिन इंटरेस्ट 30 पड़ जाना है, तो हम कहते हैं नहीं भाई हमें नहीं चाहिए डिस्काउंट, हम अपने टाइम पे ही आएंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग आपने करनी होती है। खैर वो कह रहा है जी कि मैं नहीं कह रहा था कि ये हो सकता है, ठीक है ना। वो कह रहा है जी कि मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप पे कर दें सप्लायर को और अवेल कर लें 5% डिस्काउंट, ठीक है जी। अब ये डिस्काउंट परचेजेस को हिट करता है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, ओके, परचेजेस को हिट करेगा। तो ये कौन कौन सी रेशो को हिट कर जाए, शायद जीपी को कर जाए। उसके बाद ये क्रेडिटर्स की पेमेंट हो रही है, लोन लेके एक लायबिलिटी पे कर रहे हैं, तो शायद करंट रेशो को भी हिट कर जाए। मसला क्या था, उसने रिक्वायरमेंट देखो क्या की हुई है, स्टेट द इफेक्ट इंक्रीज डिक्रीज और नो इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मेजर ऑन फॉलोइंग रेशियो। रिकवर करो डेटर्स बैलेंस बाय ऑफरिंग 10% डिस्काउंट। अब यही दूसरे के लिए आपने डिसीजन छोड़ दिया। क्या मतलब, आपके डेटर से पैसे देने हैं तो डेटर्स को आपने कहा हाँ भाई आ जाओ और पैसे दे जाओ, 5% डिस्काउंट देंगे। अब अगर वो आएंगे तो 5% डिस्काउंट हमारी कॉस्ट है ना, तो यहाँ पे ये हमारी कॉस्ट है। हम देखेंगे यार अगर इनसे ना पैसे मांगे, फिलहाल बैंक से ले लें तो उनको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो डिसीजन मेकिंग करके ही ऑफर करते हैं हम डिस्काउंट। लेकिन अब ये चीज़ें हैं, ठीक है, आपने कुछ स्लो मूविंग स्टॉक को आपने बेच दिया। अब क्या हो रहा है, एसेट कभी बदल रहा है, किसी रेशो, यहाँ पे किसी रेशो में प्रॉफिट यूज़ हुआ है, किसी में एसेट यूज़ हुआ है, किसी में लायबिलिटी यूज़ हुआ है, किसी में कुछ यूज़ हुआ है, किसी में कुछ यूज़ हुआ है। ऊपर वाले स्टेप्स से रेशोज़ के अंदर आने वाली फिगर्स पे इम्पैक्ट तो लगेगा। अब ये बड़ी मुसीबत है निकालना, ऐसा आसान काम नहीं है। अब इसके लिए ना ये मैं हर एक रेशो, आप ईद के बाद आएंगे ना तो मैं आपको एग्जाम्पल से डाटा लेकर समझाऊंगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना। लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं है, इसके लिए सिर्फ तीन रूल्स आपने याद रखने हैं। वो 3 रूल्स हैं आपके सफ़ा नंबर कौन सा बोला था वो क्लास के शुरू में जब नोट्स में लिखा है, 769 बोल रहे हैं बच्चे, लेट्स सी वही हो, अल्लाह करे या वही होगा, वही है, बेहतरीन हाफ़िज़ा है। ये जी पेज 769, इम्पैक्ट ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ऑन रेशियो। वो कहता है जी देखो, जैसे मैंने आपको कहा कुछ आपने ना कुछ ट्रांजैक्शंस करनी है ऐसी जिस पे कुछ रेशियोज़ पे असर पड़ जाता है ना। अब वो निकालने के लिए आप पागल नहीं है कि आप डाटा अज्यूम करके एक एक नंबर के पीछे 5-5 मिनट पहले एक डाटा अज्यूम करें, फिर उसके बाद दूसरा अज्यूम करें, फिर रेशियोज़ निकालें, फिर जाकर डिसीजन लें। उससे बेहतर क्या है, उससे बेहतर ये है कि आप ये मैथमेटिकल रूल्स जहन में रख लें कि अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो जो रेशो कैलकुलेट हो रही है वो बढ़ जाएगी, और अगर न्यूमरेटर कम होगा तो जो रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कम होगी। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो जो रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कम हो जाएगी। डिनोमिनेटर कम होगा तो जो रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं वो बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक रेशो निकाल ली, क्या है, करंट रेशो। ऐसी मैंने डाटा ज्यूम किया 25/10 कितनी आ रही है, 2.5:1। अब मैंने पहला रूल क्या पढ़ा, न्यूमरेटर को बढ़ाएंगे तो ये रेशो बढ़ेगी, बढ़ा लो, इसको कर लो 30 और ये 10 ही रहे, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बढ़ा तो जो रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं वो बढ़ गई। अच्छा, न्यूमरेटर को कम कर दो, कम हो गई, और बोलो यानी न्यूमरेटर का तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया ना, ये बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी रेशो, कम करोगे तो कम। अब ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपको मिसाल के तौर पे कहा जाए कि हमने कैश यूज़ करके तो क्रेडिटर को पैसे दे दिए। अब क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में पड़ा है, कैश करंट एसेट्स में पड़ा है, होगी ना चीज़ चेंज। अब करंट एसेट कम होने हैं, वो बोलो जब करंट एसेट कम होना है न्यूमरेटर कम हो गया। अच्छा, एट द सेम टाइम कुछ ऊपर कुछ नीचे कम हो रहा है, उसके लिए रूल 3 है,
रूल 3 क्या है, वो सबसे टफ है, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ के अप्लाई करना है एपी वैक पे, मैंने और कुछ नहीं बताना आज। वो तो फिर इंशाल्लाह ईद के बाद आके मैं सब समझाऊंगा, एक एक रेशो के लिए एग्जांपल भी दे दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली बचने यही 3 रूल्स हैं। अच्छा चलो डिनोमिनेटर की बात करते हैं, इसको हम न्यूमरेटर को सेम कर देते हैं जी। डिनोमिनेटर अगर बढ़ाएंगे तो रेशो क्या होगी, अब ये उलट है, कम, चेक करो 1.6 हो गया, न्यूमरेटर को कम किया था। अच्छा न्यूमरेटर को बढ़ाया तो न्यूमरेटर को कम करेंगे तो रेशो बढ़ जाएगी। ये 2 रूल्स लिखे हुए हैं। और तीसरा रूल बड़ा मजे का है, वो आपने खुद ही पढ़ना है और खुद ही अप्लाई करना है। वो कहता है इंक्रीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इक्वल अमाउंट। ये बड़ा मसला है ना। चलो एक मिनट और ले दो, ठीक है ना। मसला पता है क्या है, आपको किसी ने कहा कि आपकी करंट रेशो है ये, और आपको किसी ने कहा 5 रुपए कैश हमने इस्तेमाल करके और 5 रुपए का क्रेडिटर पे कर दिया, तो रेशो पे क्या असर पड़ा। अब आप क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं। और अभी मैं प्रूव करूंगा कि कुछ नहीं असर है। चेक करते हैं, 5 रुपए पे किए तो करंट एसेट कितने हो गए 20, और 5 रुपए लायबिलिटी पे हुई तो करंट लायबिलिटी कितनी रह गई 5। बताओ रेशो। ये क्या, आप तो कह रहे थे कोई असर नहीं पड़ा। बोलो बताओ क्या हुआ है, फिर समझो क्या हुआ है। भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर नहीं थे ना, तो इस वजह से अगर सेम अमाउंट दोनों तरफ कम होगी तो रेशो को तो बदल ही जाना था। ये ऐसी वैसे छेड़ा आपको, बस वैसे तो आपने रूल 3 खुद करना था। खैर चले, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम अमाउंट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों चेंज हो रहे हैं तो रेशो ने अगर हायर, पढ़ लो यहां से पढ़ लो, इंक्रीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इक्वल अमाउंट will increase the lower side of fraction bar more proportionately। क्या मतलब, रखा हमने बराबर था लेकिन असर ज्यादा कौन ले गया, क्योंकि इसकी कमी की वजह से डिनोमिनेटर की कमी की वजह से रेशो ने बढ़ना था ना। अब अमाउंट हमने सेम डाली, नहीं समझ आई ये बात, समझ नहीं आई ये बात समझ, अमाउंट हमने सेम डाली लेकिन बीमारी किसको ज्यादा पड़ गई, वैक्सीन दोनों को सेम लगी, रिएक्शन किसको ज्यादा हो गया, जो लोअर साइड थी इस फ्रैक्शन की, ठीक है। ये ज्यादा असर लेगा, ये कमजोर था ना पहले ही, ठीक है। अब वैक्सीन तो सेम लगाई टेस्ट करने के लिए, क्लिनिकल ट्रायल किया हमने, ठीक है, लेकिन ये पहले ही कमजोर था, तो जब रिएक्शन हुआ इसको ज्यादा असर पड़ गया। जब इसको ज्यादा असर पड़ा तो ये डिनोमिनेटर डाउन होने वाली साइड हो गई, तो इसने क्या कर दिया, रेशो को बढ़ा दिया, ठीक है। और अगर हम इसी रेशो को बदल लें, लेट से यही रेशो रखते हैं हम, ठीक है ना, कि न्यूमरेटर है 30, डिनोमिनेटर है 40, क्या रेशो थी, ये तो कम होनी है, बता दो। 0.7, 0.8:1, ठीक है, लेट से ये 0.8:1 रेशो थी। अब सेम अमाउंट से हम वही काम करने लगे हैं, क्या, वही 5 ले लो, 5 रुपए का कैश यूज करके हमने एक क्रेडिटर को पे कर दिया, रेशो क्या हो गई, क्या मतलब 0.7:1, क्या मतलब, हमने सेम अमाउंट डाली। अब कमजोर कौन था, न्यूमरेटर, जब कमजोर ये था तो ज्यादा असर इसकी तरफ चला गया। अब न्यूमरेटर कम होने से ये रेशो कम होती है, तो वही असर किस पे। तो ये सारी चीजें प्रूव कर दूंगा इंशाल्लाह मैं, लेकिन फिलहाल तो ये 3 रूल्स हैं, जिन 3 रूल्स को पढ़ के आपने एपी वैक वाला सारा सवाल कर लेना है। और ये इस दफ़ा आई कैप के अटैम्प्ट में भी इसी तरह का सवाल आया था, इंक्रीज डिक्रीज, एडजस्टमेंट थोड़ी डिफरेंट थी, जो इधर 4-5 है उसके अलावा कोई और थी, ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी, करोगे ना इंशाल्लाह, ये क्वेश्चन बैंक 6 भी होमवर्क में, ठीक है जी। चल अब जनाबे वाला आ जाइए, ये हो गया जी, ये भी हो गया। ये होमवर्क आपने देखो एपी वैक मैंने डाला हुआ है होमवर्क में, और नए सवाल कौन कौन से होमवर्क में डाले हैं मैंने, 6, 8 और 11, ठीक है। अब क्वेश्चन बैंक 6 करके छुट्टी करते हैं, पार्ट 2 शुरू कर लें। हाँ मेरे भाई।